हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी का अगला क्लास देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। आपको पता होगा कि विश्व में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील या खारे पानी का मीठे पानी का झील जो है वो कौन सा है? अमेरिका में है सुपीरियर झील। और विश्व में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में है। कहाँ है फ्रेंड्स? रूस में है। तो विश्व में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कैस्पियन सागर है और विश्व में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर है। भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील पूछा जाए तो वुलर झील है। कौन सा है फ्रेंड्स? वुलर झील है। और सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछा जाए तो सांभर झील है। कौन सा है फ्रेंड्स? राजस्थान का सांभर झील है। और पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। कौन है फ्रेंड्स? चिल्का झील है, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे गहरा झील पूछा जाए तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बैकाल झील। कौन सा? बैकाल झील। तो यहाँ से कुछ झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो आपको पता होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? समयान्तराल क्या है? 1956 से 1961। और इसको किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, महालनोबिस ने तैयार किया था, इसलिए इसे महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो आपको पता होगा कि इसमें से मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त की है। और पूछा जाए कि इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो 1901 में किया गया था। देखिए, याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है। उसी तरह एशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा जाए तो याद रखिएगा, रेमन रेमन मैग्सेस पुरस्कार याद रखिएगा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है एशिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और विश्व का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? नोबेल पुरस्कार है। उसी तरह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है फ्रेंड्स? तो भारत रत्न है। क्या है फ्रेंड्स? तो भारत रत्न है, याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए, यहाँ से अभी याद रखिएगा कि 1901 में तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था और एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भारत के व्यक्ति जो थे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और पहली बार नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो याद रखिएगा, हेनरी ड्यूनेट को जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रश्न याद करेंगे। देखिए, नोबेल पुरस्कार फिर से बताते हैं, ये विश्व का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। एशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रेमन मैग्सेस पुरस्कार होता है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है भारत रत्न होता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। आपको पानीपत का तीनों युद्ध याद होना चाहिए, ये तीनों में से पूछा जा सकता है कोई एक। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, 1526 में पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें से बाबर विजयी रहा था। ठीक है। और 1556 में जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। हेमू का पूरा नाम क्या था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इनके बीच हुआ था ये युद्ध, जिसमें कि क्या हुआ था कि अकबर विजयी रहा था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। और ये जो हुआ था मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। अफगान शासक कौन थे उस समय? तो अहमद शाह अब्दाली। और मराठा पेशवा कौन थे? तो सदाशिव राव भाऊ पेशवा थे। सदाशिव राव, जो कि पुणे के पेशवा थे। और इनके बीच ये युद्ध हुआ था। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में दूसरा युद्ध और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको पता होगा कि यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया जाता है। दांडी मार्च खत्म होने के बाद इसे शुरू किया जाता है। ठीक है। दांडी यात्रा कब से शुरू हुआ था फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी के लिए एक मार्च निकाला गया था गांधी जी के नेतृत्व में, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी के द्वारा नमक कानून को भंग कर दिया गया। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 गांधी जी के ही नेतृत्व में
और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही हुआ था। लेकिन याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? आपको पता होगा कि साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और ये कब तैयार किया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1927 को तैयार किया गया था इंग्लैंड में। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो 7 सदस्य थे, सातों के सातों ब्रिटिश थे, इसमें से कोई भारतीय नहीं थे। इस कारण इसका विरोध भारत में हो रहा था और साइमन कमीशन वापस जाओ का भी नारा दिया जा रहा था। लाला लाजपत दिए थे साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा। और ये साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आई। ठीक है। और आपको पता होगा कि साइमन कमीशन के का ही विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो इन पर अंग्रेजों के द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को इन पर लाठी चार्ज किया जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु जो हो जाती है 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय से 2-3 प्रश्न याद रखिएगा। देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन वापस जाओ का भी नारा दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत कृषि कर नहीं लगा सकता है। बाकी स्वच्छता कर, जल कर, प्रकाश शुल्क लगा सकता है, लेकिन कृषि कर नहीं लगा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपको पता होगा कि हमारे देश में जो संसद की संयुक्त अधिवेशन या बैठक का प्रस्ताव जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 108 में रखा गया है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। याद रखिएगा, कोई भी विधेयक अगर लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा से पास नहीं होता है तो इस स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था फ्रेंड्स? भद्रबाहु जो थे दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। और दिगंबर संप्रदाय के जो साधु होते थे वो नग्न रूप में होते थे और श्वेतांबर जो संप्रदाय के साधु होते थे वो होते थे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए। और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो आपको पता होगा कि जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2 संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्यों में किनके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो आपको पता है कि राज्यों में राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 165 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 165 में वर्णित है कि महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 165 में वर्णित है। और आपको याद होना चाहिए यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा जाए कौन होता है? तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट होता है, एडवोकेट जनरल होता है और ये राज्य का सबसे बड़ा वकील भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है?
तो भारत में अधिकतम उगाई जाने वाली जो कॉफ़ी की किस्म है फ्रेंड्स वो अरेबिका है। याद रखना है कि भारत में 3 कॉफ़ी की किस्में उपजाई जाती है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। अरेबिका जो है भारत में सबसे कॉफ़ी की अच्छी किस्में मानी जाती है और पूछा भी जाएगी कॉफ़ी की सबसे अच्छी किस्में कौन सी होती है, अरेबिका होती है। और कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, याद रखना है। और भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक करता है, याद रखिएगा। और विश्व में कौन सबसे अधिक करता है कॉफ़ी का उत्पादन, तो ब्राज़ील करता है फ्रेंड्स। कौन करता है, ब्राज़ील करता है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो पता होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने यह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, तो देखिए लाइन से बता देते हैं। 1951 से 56 जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम था। दूसरा जो है 1956 से 1961 तक जो है ये दूसरा पंचवर्षीय योजना का टाइम था। और ये पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना। और 1961 से 1966 तक ये तीसरा पंचवर्षीय योजना का समय अंतराल था। याद रखना है फ्रेंड्स कि पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, दूसरा का क्या था, भारी उद्योगों की स्थापना, और तीसरा का क्या था फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि नीति अपनाई गई थी जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। हरित क्रांति आप लोग जानते हैं खाद्यान्नों में एकाएक आशातीत परिवर्तन जो हुआ था 1966 और 67 के बीच में हुआ था, जिसमें गेहूं और धान की फसलें जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रभावशाली हुई थी। और हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये हैं, याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन हैं। और याद रखिएगा कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन राज्यों पर पड़ा पूछा जाए तो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उसके बाद याद रखिएगा कि हरित क्रांति जो है इसका प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं और चावल पर पड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिव सागर झील या शिवाजी सागर झील ये महाराष्ट्र में है और ये कृत्रिम पानी की भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। अब यहाँ याद रखिएगा 2-3 प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील पूछा जाए तो याद रखिएगा वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार याद रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछा जाए तो राजस्थान में है, सांभर झील है। और इसी तरह पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील पूछा जाए तो कौन सा है फ्रेंड्स, चिल्का झील है। कौन सा है फ्रेंड्स, चिल्का झील है। उसी तरह विश्व में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील पूछा जाए तो कौन सा है फ्रेंड्स, सुपीरियर झील है, अमेरिका में है। और उसी तरह पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा खारे पानी का झील तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर है जो कि रूस में है। और उसी तरह पूछा जाए कि विश्व में सबसे गहरा झील कौन सा है तो बैकाल झील है जो कि कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये भी रूस में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कर दिया गया था। याद रखिएगा कि गोवा को पुर्तगालियों द्वारा अधिकार में लिया गया था 1510 में। यह इंपॉर्टेंट है, तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा को कब कब्जा किया गया था गोवा पर, तो 1510 में। और प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो भारत बनकर आया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था फ्रेंड्स, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आप सुनिए कि पुर्तगालियों की से गोवा को कब आज़ाद किया गया। तो 17 दिसंबर 1961 में इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था कि एक ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था कि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 दिसंबर 1961। और गोवा को भारत का राज्य कब बनाया गया तो याद रखिएगा 30 मई 1987 को गोवा को भारत का राज्य बना दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा फ्रेंड्स, तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा
जो 1987 में हुआ था, उसके तहत गोवा को भारत का राज्य बना दिया गया और गोवा भारत का उस समय 25वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना फ्रेंड्स? 25वां राज्य बना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि घाघरा का युद्ध बाबर और किन के बीच हुआ था। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर विजयी रहा था, मोहम्मद लोदी का हार हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, बाबर के द्वारा लड़ा गया कुछ इंपॉर्टेंट युद्धों को याद रखिए, जिसमें से हम बताते चलते हैं। देखिए, आपको पता है कि 1526 में जो युद्ध हुआ था बाबर के द्वारा, बाबर का प्रथम युद्ध जो हुआ था, जिसे पानीपत का पहला युद्ध भी कहा जाता है। 1527 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम है खानवा का युद्ध। 1528 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को जाना जाता है चंदेरी का युद्ध। और 1529 में जो युद्ध हुआ था उससे जाना जाता है घाघरा का युद्ध। और आपको पता है कि 1530 में बाबर की मृत्यु ही हो जाती है। तो 1526 में जो युद्ध होता है तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी रहता है। 1527 में जो युद्ध होता है वो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। और 1528 में जो युद्ध होता है इसे कहा जाता है घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर और घाघरा का युद्ध चंदेरी का युद्ध होता है। 1528 में कौन सा युद्ध है? चंदेरी का, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था और जिसमें बाबर विजयी रहा था। और 1529 में जो हुआ था वो जो युद्ध हुआ था उसे कहा जाता है घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। यानी चारों युद्धों में बाबर विजयी रहा था। अंततः 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाबर क्या था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, याद रखिएगा। और बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा थे, फरगना के शासक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होगा कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संस्थापक से प्रश्न पूछा जाता है तो चलिए बता देते हैं। उसी तरह आपको पता होगा सामंत सेन जो है ये सेन वंश के संस्थापक थे। सामंत सेन कौन थे? ये सेन वंश के संस्थापक थे। उसी तरह बहलोल लोदी जो थे ये लोदी वंश के संस्थापक थे। उसी तरह याद रखिएगा कि नागभट्ट प्रथम जो थे ये प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। तो सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक थे, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे, और नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है संस्थापक से। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा गया है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो ये 1904 में जारी किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। तो पहला याद रखिएगा कि वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117 में किया गया है और धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा 75। यानी वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर संसद के द्वारा पारित किया जाना होता है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अपने यहाँ 14 दिनों तक रोक सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब हुआ था। देखिए याद रखिएगा, कनौज के युद्ध को बिलग्राम का भी युद्ध कहा जाता है और 1540 में हुआ था। और ये युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था, याद रखिएगा। उसी तरह शेरशाह का एक और युद्ध जो है इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, इसमें भी शेरशाह ही विजयी रहा था। कौन रहा था विजयी? शेरशाह ही विजयी रहा था। इंपॉर्टेंट है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसे कनौज का भी युद्ध कहा जाता है। और ये जो हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था। उसी तरह चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा था, याद रखिएगा। ठीक है। और चौसा कहाँ स्थित है? तो बक्सर जिला में चौसा एक गाँव है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पूछा गया है
भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, याद रखिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर, और 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे हैं रहेंगे जो कि पूछे गए हैं और पूछे जाने की जिनकी संभावना है, वैसे भी प्रश्न रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है ये फ्री मिल सकता है आपको, बस इस पर मैसेज कर कर ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।